हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी को डिस्कस करें, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है। इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करें, इंडियन ज्योग्राफी में भी प्रश्न संख्या 41 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 42 से स्टार्ट करेंगे। मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। 42 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित नहर प्रणाली में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। वह कौन सी नहर प्रणाली है जिसे बिहार के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है? तो दिए गए विकल्प के अनुसार अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। 43 है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। हरित क्रांति में किन किन चीजों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो पहला है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज यानी सीड्स। इसके बाद सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन, ये सभी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के सीड्स, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देना, जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना, ये हरित क्रांति के नाम से जाने गए। हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक समाहित हैं। 44 है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? बताइए, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 44 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई कैसे इसका सही जवाब है? दिए गए विकल्प में सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इस देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। 45 है, इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति का जो संबंध है वह है आपका हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, यानी उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति को श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति और खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति आदि, याद रखिएगा। 46 है, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो कच्चा तेल उत्पादन से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान में रखिएगा। काली क्रांति का जो संबंध है कच्चा तेल उत्पादन से। अन्य प्रमुख क्रांतियां और उनके उत्पादन जो है, जैसे गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का जो संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। लाल क्रांति का जो संबंध है मांस और टमाटर उत्पादन से। और जो पीली क्रांति है इसका जो संबंध है तिलहन उत्पादन से। जितनी भी क्रांतियां हैं जिनका जो संबंध है उसको ध्यान में रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। 47 है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्नकाल के दौरान 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। 2020-21 के आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जो 3 राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश। आज भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, इसके बाद मध्य प्रदेश और पंजाब। 48 है, सबसे ज्यादा गेहूं कहां पैदा होता है? सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर पैदा होता है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में डिस्कस किया था। 49 है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? 49 का सही जवाब हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश।
भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्यों का जो क्रम है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा और पंजाब, याद रखिएगा। 15 नंबर है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन? उत्तर प्रदेश। वर्ष 2019-20 में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक था ये उत्तर प्रदेश, और 2020-21 में भी उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो प्रेजेंट का डेटा है इसको ध्यान में रखिएगा। 51 है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो राज्य कौन सा है? वह कौन सा राज्य है जहां पर केसर का उत्पादन होता है? आपको मालूम है, इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। अगर बात करें तो जो विकल्प है, उपयुक्त विकल्पों में सैफरॉन का उत्पादन एकमात्र करने वाला जो राज्य है, यानी जो केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। यह प्राचीन, यहां जो है जम्मू कश्मीर में, यहां प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। 52 है, निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? कुछ ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आप देखकर बताइए कि इन चारों में से कौन सा नगदी फसल नहीं है? कौन सा नगदी फसल नहीं है? तो देखिए, नगदी फसल जो नहीं है वो है ज्वार। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात किया जाए तो ज्वार नगदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार जो है प्रदर्शित करता है, जैसे खाद्यान्न जो फसलें हैं या खाद्य फसल, गेहूं, चावल, मक्का, मोटे अनाज, दलहन। गैर खाद्यान्न जो फसल है जिन्हें नगदी फसल भी कहते हैं, तिलहन है, मूंगफली है, रैपसीड और सरसों। रेशेदार जैसे कपास, जूट, मेस्ता आदि। बगानी फसलें जो है चाय है, कॉफी है, रबर है, ठीक है, और अन्य जो हैं वो गन्ना, तंबाकू, आलू है, याद रखिएगा। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? भारत के कौन से 2 राज्य जो सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, जो लौह अयस्क से जो संपन्न राज्य है मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा इसका बिल्कुल सही जवाब है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार अगर बात करें तो दिए गए राज्यों में लौह अयस्क भंडार, यानी जो लौह अयस्क है यहाँ पे जो मिलते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का, ये दोनों जो लौह अयस्क हैं निम्नलिखित हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल में। दिए गए प्रश्न के लिए विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्य, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य। भारत में लौह अयस्क यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से संपन्न राज्यों में जो प्रमुख राज्य हैं आप देख सकते हैं, कर्नाटक, उड़ीसा, ठीक है, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। हेमेटाइट की उपलब्ध वाले राज्यों में जो उपलब्धता है हेमेटाइट की, इन उपलब्धता वाले राज्यों में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा आदि, और मैग्नेटाइट की बहुलता वाले राज्यों में जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, ये सभी जो है आदि प्रमुख राज्य हैं। आपको ध्यान में रखना है कहां पर, मतलब कि हेमेटाइट मिलता है, हेमेटाइट लौह अयस्क मिलता है, कहां पर जो है मैग्नेटाइट मिलता है, और ये जो राज्य हैं इन राज्यों का क्रम भी, ठीक है, और इन दोनों में कौन सा राज्य अग्रणी है ये भी आपको ध्यान में रखना है। 54 है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? निम्नलिखित अयस्क में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में जिसका खनन होता है हेमेटाइट का। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहां हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यों में होती है। 55 है, झारखंड में कोयले की खानें स्थित है। झारखंड में कोयले की जो खानें हैं कहां पर स्थित हैं? झारखंड में जो कोयले की खानें हैं वो झरिया में स्थित हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा बक्साइट उत्पादन के लिए और रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। 56 है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, बताइए। भूमिगत कोयले का जो दहन होता है वो किस राज्य में होता है? तो झारखंड में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है। यह दहन झरिया कोल्ड फील्ड क्षेत्र में हो रहा है। 57 है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के जो झरिया क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में यानी झरिया के क्षेत्रों में क्या चीजें मिलती हैं, क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है। याद रखिए, कोयला मिलता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 58 है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। भारतीय कोयला उद्योग की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से जो कथन सत्य है आपको बताना है। जैसे पहला है, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, बिल्कुल सही है। दूसरा है, धुलाई संस्थाओं, जो धुलाई संस्थाएं हैं, इन धुलाई संस्थानों की उपभोक्ता या उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा है, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। और चौथा है, कार्य संचालन कीमतें। यानी उपयुक्त में से चारों कथन सत्य हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, पीड़ित है, जिनमें प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा, कार्य संचालन कीमतें आदि। 59 है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है कहां पर है? सबसे पुराना तेल का जो भंडार है वो कहां पर है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? जो सबसे पुराना जो तेल का भंडार है वो कहां पर है? तो दिग्बोई असम में है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में सबसे पुराना तेल का जो भंडार है दिग्बोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। प्रश्न संख्या 60 है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? तो याद रखें 1970 और 1980 के दशक में। 1970 और 1980 के दशक में तेल या ऊर्जा संकट हुआ था। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा जो संकट है 1973 में पैदा हुआ था, जबकि तेल निर्यातक देशों ने यानी ओपेक ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। तो 1970 और 1980 के दशक में याद रखिएगा भयानक ऊर्जा संकट आया था। 61 है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की जो खपत है 1994 में क्या थी? भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की जो खपत थी 1994 में वो क्या थी? तो 243 किलोग्राम तेल के बराबर। 243 किलोग्राम तेल के बराबर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की जो खपत है 244 किलोग्राम है, तेल के बराबर थी। 244 किलोग्राम तेल के बराबर। जो आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत यानी 0.6 टन तेल के बराबर है, जो वैश्विक प्रति व्यक्ति 1.8 टन का 1/3 है। 62 है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो वो है आपका कर्नाटक। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यानी कर्नाटक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। दिए गए जो राज्य हैं विकल्प में, कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है और 31 मार्च 2021 के स्थिति के अनुसार जो 31 मार्च 2021 जो है 2021 के स्थिति के अनुसार अगर बात करें तो सौर ऊर्जा के संस्थापित क्षमता के संदर्भ में कर्नाटक शीर्ष पे है। कर्नाटक में जो संस्थापित क्षमता है वह 7355.17 मेगावाट की। राजस्थान में, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का क्रम देख सकते हैं, तो क्रम को याद रखिएगा। 63 है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। 4 कारण दिए गए हैं, कारणों को देखिए, एनालिसिस कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विद्युत बोर्ड की जो वित्तीय रुग्णता है, वित्तीय स्थिति है, इसके बारे में आपको बताना है, इसके कारणों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, पहला कारण है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। दूसरा, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं।
राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी, और चौथा है राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया। यानी ये चारों आपका सही कथन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यानी ये जो चार कथन है ये वित्तीय जो विद्युत बोर्ड की जो वित्तीय रुग्णता के जो कारण है बिल्कुल सही कारण है। भारत में अगर बात करें तो राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यविधि है इसमें कई कमजोरियां हैं, कई हानियां हैं, कई मतलब कि लापरवाहियां हैं। उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रबंधकीय अकुशलताएं, वित्तीय संसाधनों का अभाव, केंद्रीय बिजली संस्थाओं को भुगतान करने की असमर्थता, व्यापक संचारण और वितरण हानियां आदि सम्मिलित है। इसका अतिरिक्त राज्यों में कृषि क्षेत्र को जो है बहुत कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, जिससे आर्थिक सहायता का भार बहुत बढ़ जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार अगर बात करें तो भारत में संचारण और वितरण हानियां अधिकतर देशों के तुलना में अधिक हैं। इन हानियों के कई कारण हैं, जैसे बिजली की व्यापक चोरी, कम वोल्टेज पर ऊर्जा की बिक्री, दूर दराज कम आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना और वितरण प्रणाली में कम निवेश इत्यादि। 44 है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? जो टिस्को संयंत्र है वो किसके नजदीक स्थित है, स्थापित है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टिस्को का मतलब है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर यानी जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। तो टाटा नगर इसका सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 65 है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में जो डालमिया नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर बात करें तो बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है। 66 है, निम्नलिखित स्थानों में कहां तांबा उद्योग स्थापित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 स्थान है, आप देखकर बताइए कि कहां पर तांबा उद्योग स्थापित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खेतड़ी, डी ऑप्शन। खेतड़ी में तांबा उद्योग है। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 67 है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान राज्य का जो खेतड़ी बेल्ट है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के खनन के लिए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं में या धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। भारत में शीर्ष ताम्र अयस्क का जो भंडार है राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में है। 2018-19 में तांबे का जो उत्पादन था सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, इसके बाद राजस्थान और इसके बाद झारखंड में हुआ, याद रखिएगा। 68 है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल है यानी जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, जिसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ा जाना था या जोड़ना था। इसके बाद 69 है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किस मार्ग से? भारत का 40% जो सड़क परिवहन होता है वो होता है राष्ट्रीय राजमार्गों से। वर्तमान यानी 31 मार्च 2017 तक अगर बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,14,158 किलोमीटर है, जो देश के कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 1.94% है। संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% जो यातायात है राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा संपन्न होता है। वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार अगर बात करें तो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है। 20 नंबर है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल, तो इसका सही जवाब है पूर्वी पीर पंजाल, डी ऑप्शन। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की जो है
आधारशिला रखी थी और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। 21 है, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? वह कौन सी ट्रेन है जो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिवेंद्रम सेंट्रल यानी बी ऑप्शन। प्रश्न काल के अनुसार अगर बात करें तो त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है 1000 मतलब कितना जो ट्रेन है, ये ट्रेन का जो नंबर है 12,431 और भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ये ट्रेन जो है वो है गतिमान एक्सप्रेस। तो भारत का सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस है। 72 नंबर है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा जिसे स्पीड पोस्ट कहते हैं इसका आरंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1986 में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर इसके बारे में बात करें तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा जो है स्पीड पोस्ट अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। 73 है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? दूरभाष का प्रादुर्भाव सबसे पहले किस वर्ष हुआ आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया डाउटफुल है। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई थी। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद और कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। विकल्प के अनुसार कोई भी उत्तर सही नहीं है। 74 है, पाट अंचल अवस्थित है। पाट रीजन कहां पर अवस्थित है? तो झारखंड में। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। 75 है, झुमरी तलाया यानी रेडियो पर गीतों की फरमाइशों के लिए जो प्रसिद्ध है ये किस राज्य में स्थित है? झुमरी तलाया किस राज्य में अवस्थित है बताइए? झुमरी तलाया झारखंड में है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए झुमरी तलाया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। यह पहले यह अविभाजित बिहार में स्थित था। 76 है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम आपको बताना है। निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। यानी आप ध्यान में रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। डी यानी डी में सबसे पहले मध्य प्रदेश आ जाएगा, इसके बाद उत्तर प्रदेश, इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद बिहार। क्रम को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है, कितने लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, बिहार का सबसे कम है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 77 है, भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कच्छ यानी ऑप्शन बी। संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिलों के कुल जो क्षेत्रफल है, ले यानी लद्दाख की जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वर्ग किलोमीटर में दिया गया है 45,100। कच्छ यानी गुजरात का 45,674, जैसलमेर का 38,401, बाड़मेर का 28,387। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए को माना है। 78 है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में जो है घिरा हुआ है? असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो है 7। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा नहीं, मतलब कि लगता है कोई भी केंद्र शासित प्रदेश असम से लगा हुआ नहीं है। जिन राज्यों से असम की सीमाएं मिलती हैं वह है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि आपको मैपिंग करते रहना है। जितने भी भारत के राज्य हैं, भारत के राज्यों से जो सटे हुए अन्य राज्य हैं, कितने राज्य हैं, आप अपने अपने राज्यों के बारे में जो है, जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार से सटे हुए कितने राज्य हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी से सटे हुए कितने राज्य हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड से सटे हुए कितने राज्य हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप अपने अपने राज्यों के सटे हुए राज्यों को बताना है।
79 है गद्दी लोक निवासी हैं। गद्दी लोक निवासी हैं कहां कर? तो गद्दी लोक निवासी जो है वो कहां के हैं? तो हिमाचल प्रदेश के। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। बोडो निवासी हैं, बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषीय समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियां हैं, यहां पे ये पाई जाती हैं गारो पहाड़ियों में। 81 है गारो जनजाति है। गारो जो जनजाति है बताइए इनका जो संबंध है किन राज्यों से है? इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बात की जाए तो जो गारो हैं 2011 के जनगणना के अनुसार, देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन डाउटफुल है, सही ऑप्शन नहीं है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम और मिजोरम 3 राज्यों में पाई जाती है। उपयुक्त में से किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 82 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, चैनल का जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, या चैनल के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, वहां भी ये जो लिंक है शो होने लगेंगे, आप उसको उस माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अपना प्रतिक्रिया भी देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।